मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे यही अपील करने आए हैं कि आने वाले विधानसभा और असेंबली के इंतखाबात में मंजलिस का साथ दीजिए। मैंने ये फैसला किया और फिर कह रहा हूं, हमने ये कहा कि हम कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर किसी से भी अलायंस करने के लिए तैयार हैं। तो मैं यहां पर हमारे पिछड़े वर्ग के खास तौर से हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं, हमारे पिछड़े वर्ग के हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को आप याद रखो। आपको ठगा गया हिंदू एकता के नाम पर। पिछड़े वर्ग के हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं, मेरी बहनों से कहना चाह रहा हूं, आपको ठगा गया हिंदू एकता के नाम पर। और आपको क्या मिला? ठाकुरवाद आपको मिला, आपको ठाकुरवाद मिला। जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सेकुलरिज्म के नाम पर, समाजवादी के नाम पर वोट लिया गया, तो हमको क्या मिला? हमको यादववाद मिला, आपको ठाकुरवाद मिला। आओ मेरे पिछड़े वर्ग के हिंदू भाइयों, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारे साथ ठहर कर तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं हमारे दलित भाइयों से कह रहा हूं, मैं हमारे दलित भाइयों से कह रहा हूं, अगर आपको यह शिकायत है कि बीएसपी आपकी बात नहीं कर रही है, तो असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारी बात करने तैयार है, तुम्हारे खिलाफ इंसाफ का मुतालबा करने के लिए तैयार है। और मैं धन्यवाद देती हूं बहुजन मुक्ति पार्टी को समर्थन दिया और जिनके साथ और सहयोग से बहुजन मुक्ति पार्टी का कद समाज में बढ़ा है। और साथियों, मैं स्टैम्प पेपर पर लिख करके यह संकल्प लेती हूं आज इस अवसर पर कि जो भी सामाजिक संगठनों के जो भी एजेंडे हैं, उन एजेंडे को 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन मुक्ति पार्टी के एजेंडों में शामिल किया जाएगा। और साथियों, इसके साथ ही साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में यदि बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार आप बनाते हो, तो तमाम सामाजिक संगठनों को जो एजेंडे हैं, उन एजेंडों को पूरा करने का कार्य किया जाएगा। तो दैनिक भास्कर अखबार उठाकर देख लो आप। दैनिक भास्कर अखबार ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में डीएम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 28% ठाकुर हैं और ब्राह्मण समाज के हमारे भाई 22% हैं और 5% दलित और शेड्यूल्ड ट्राइब से। कितनी आबादी में हिस्सा होगा ठाकुरों का और हमारे ब्राह्मण भाइयों का? 15-16% के करीब होगा, मगर 50% डीएम उनके हैं, 50% डीएम उनके हैं। समाजवादी की सरकार हो, बीएसपी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, ठाकुर और ब्राह्मण विधानसभा में 25 से 27% नजर आएंगे। साथियों, तमाम पार्टियां चिल्लाती है विकास 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 विकास, तमाम पार्टियों के लोग चिल्लाते हैं, लेकिन उनके विकास के एजेंडे में क्या होता है? सड़क होता है, मेट्रो होता है, हाईवे होता है, और जो हमारे 85% मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, यानी जो गरीब जनता है, उनके हिस्से में क्या आता है? प्रति महीने 5 किलो अनाज, प्रति महीने 5 किलो अनाज आता है। अगर इसी को विकास कहते हैं तो हमें विकास नहीं चाहिए, हमें विकास नहीं चाहिए, हमें देश और प्रदेश का विकास नहीं चाहिए, बल्कि देश और प्रदेश में रहने वाले लोगों का विकास चाहिए। देश और प्रदेश में रहने वाले लोगों का विकास चाहिए। मेरे भाइयों, आप लोगों को इस बात को समझना होगा कि आज जो वर्तमान की सरकार है, वो वर्तमान की सरकार देश की सारी संपत्तियों को, जो पूंजीपति लोग हैं,
उनके हवाले कर रही है। और यह काम आज से नहीं शुरू हुआ, बल्कि यह काम 1990 से ही प्रारंभ है और वर्तमान की जो सरकार है वो तो फुल स्पीड में इसको बेचने का काम कर रही है। हमें इस बात को समझना होगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार में क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? तो सवाल खड़ा होता है, नहीं सुरक्षित है, नहीं सुरक्षित है। चाहे उन्नाव की घटना देखो, हाथरस की घटना देखो, रायबरेली की घटना देखो, काठुआ की घटना देखो, गोरखपुर की घटना देखो, ये घटनाएं इनकी नीतियों का पोल खोल रही है। और संसद में बैठी हुई एक संसद महोदया है भारतीय जनता पार्टी की, वो बयानबाजी कर रही है। क्या बयानबाजी कर रही है? कि रेप, हत्या और बलात्कार करना हमारी संस्कृति है। रेप, हत्या और बलात्कार करना हमारी संस्कृति है। साथियों, अगर रेप, हत्या और बलात्कार करना इनकी संस्कृति है तो क्या ऐसी संस्कृति वाली सरकार में हमारी बच्चियां सुरक्षित हो सकेगी? क्या सुरक्षित रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। तो हमें इस बात को समझना होगा कि ये जो जटिल मानसिकता वाली सरकार है, इसे उखाड़ करके फेंकना हो, इसे उखाड़ करके फेंकना होगा। और साथियों, अभी आपने देखा कि पिछड़ों के नाम पर उत्तर प्रदेश में बनाने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार पिछड़ों को ही धोखा दे रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती के पद आए, जिसमें से पिछड़ों का जो हिस्सा था उसको सवर्णों में बांटने का काम किया, सवर्णों में बांटने का काम किया। यदि बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार आप बनाते हो तो बेरोजगार जो है उनको रोजगार का प्रबंध किया जाएगा और हमारी जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा और जो मजदूर और किसान हैं उनके सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। किसानों की आय दुगनी करने के नाम पर उनके साथ छलावा हुआ, किसानों के साथ छलावा हुआ आय दुगनी करने के नाम पर, और उनको भुखमरी के कगार पर लाकर के खड़ा कर दिया। 3 काले कानून पास किए, आज उनको 2 जून की रोटी की व्यवस्था कर पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। हमें इस बात को समझना होगा। सवाल यह है मुसलमानों, आपकी आवाज कौन है? कौन है आपकी आवाज? आपकी आवाज अगर हिंदुस्तान में बेज़बानों की जबान, मजलूमों की आवाज, वंचित शोषितों की आवाज अगर कोई है तो वो समाजवादी पार्टी के कायदीन नहीं है, वो बहुजन समाज या कांग्रेस बीजेपी में रहने वाला मुसलमान नहीं है, बल्कि वो एक लीडर है जो सरजमीने दक्कन से आता है। उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। ये हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत आपके मकान नहीं है, आपके खेत नहीं है, आपके बागीचे नहीं है, आपके पैसे नहीं है। जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत अगर कुछ है तो उस ताकत का नाम सियासत है, सियासत है, सियासत है। और जिस समाज ने, जिस कौम ने सियासत नहीं किया वो हाशिए पर चली जाती है। वो सियासी ताकत थी जिसने हमारी शरीयत में मुदाखलत किया, और वो सियासी ताकत थी जिसने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर के विरोध किया उस बिल का। वो सियासी ताकत है जिसने CAA जैसे कानून को बनाया। वो सियासी ताकत ही थी जिसने हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर के उस बिल को फाड़ करके फेंक दिया। मुसलमानों समझो, और इस हिंदुस्तान के अंदर हमारी जो पार्लियामेंट है 540 सांसदों पर मुश्तमिल है। 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमेशा SC ST का होता है, रिजर्व है वो सीटें, लेकिन बावजूद उसके आजाद भारत में दलितों के साथ जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उनके साथ नाइंसाफी हुई, उनकी बहन बेटियों की इज्जतें लूटी गई। कभी शिकायत लेकर के अगर वो प्रधान के पास या मुखिया के पास गया तो उन्हें जूते मारे गए और कहा गया तू दलित है, तेरा काम यही है, तेरी जिंदगी का मुकद्दर है, तू सुबह उठेगा अपने घरों की गंदगी नहीं बल्कि मेरे घरों की गंदगी साफ करेगा। तेरी बहन बेटियों का यही काम है कि हम बलात्कार करते रहेंगे, तेरी हिम्मत नहीं है कि तू शिकायत कर सकेगा।
131 एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो बैठा था वो गूंगा था, अपनी कौम पर हो रहे जुल्म और अत्याचार पर वो मुंह नहीं खोल सकता था। मान्यवर काशीराम निकले पंजाब की सरजमीन से, उन्होंने दलितों से कहा कि ऐ दलितों, अगर तुम ये समझ रहे हो कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा हुआ 131 एमपी जो दलित है वो तुम्हारी आवाज बन सकता है, तो कभी नहीं बन सकता। ये अपनी पार्टी की लाइन पर बोलेगा, अपनी पार्टी की आवाज बन सकता है, कभी अपने समाज की आवाज नहीं बन सकता। क्योंकि ऐवानों में पार्टियां बोलती हैं, कोई एमपी कोई एमएलए नहीं बोला करते। अगर कोई एमपी बोलता तो ट्रिपल तलाक पर मौलाना इसराउल हक कासमी साहब खड़े होकर के जरूर बोलते, लेकिन उन्होंने अपने वीडियो जारी करके कहा कि मैं ट्रिपल तलाक पर बोलना चाहता था, मेरी शरीयत को शहीद किया जा रहा था, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। एक आलिम शरीयत के बारे में जब शरीयत शहीद हो वो जितना महसूस कर सकता है, हम जैसे जाहिल महसूस नहीं कर सकते। हुआ क्या, 3 महीने के अंदर मौलाना इस दुनिया से रहलत कर गए, हार्ट अटैक हो गया उनको। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जिस कौम के पास अपना सियासी परचम नहीं होता, जिस कौम के पास अपना सियासी लीडर नहीं होता, जिस कौम की अपनी सियासी जमात नहीं होती, अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं होता, उस कौम की हिंदुस्तान में कोई आवाज नहीं हो सकती। काशीराम ने गली गली कूचे कूचे जाटो बस्ती में जाकर के कहा है, मेरे जाटो समाज के भाइयों, अगर तुम चाहते हो तुमको इंसाफ मिले तो घर में बैठ करके या कांग्रेस को झंडे को अपने कंधों पे रख करके तुम्हें इंसाफ मिल जाए तो ये नामुमकिन है। आजाद भारत में तुम्हें मुत्तहिद होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, जिद्दोजहद संघर्ष करना पड़ेगा। ज्यादा समय ना लेकर के एक बात मान्यवर कांशीराम साहब की बात कह करके मैं अपनी बात खत्म कर देना चाहती हूँ। साथियों, आज इस अवसर पर मान्यवर कांशीराम साहब की मुझे एक बात याद आ रही है। मान्यवर कांशीराम साहब ने नागपुर में अपना एक ऐतिहासिक भाषण देते हुए और मूल निवासी 85% समाज के लोगों को समझाते हुए कहा था, क्या कहा था कि इस देश के हुक्मरान बनो, इस देश के हुक्मरान बनो, इस देश के हुक्मरान बनो, लेकिन मेरा ये जो भोला समाज है वो देश का हुक्मरान नहीं बनना चाहता, देश का राजा नहीं बनना चाहता, बल्कि ये 3.5% लोगों की दलाली, चमचागिरी और भड़वागिरी ज्यादा करना पसंद करता है। और हमसे यह सवाल करता है, हमसे हमारा यह भोला समाज हमसे सवाल करता है कि हुक्मरान क्यों बना जाता है, राजा क्यों बना जाता है, हुक्मरान बनने से क्या होगा, राजा बनने से क्या होगा। तो मैं उनको यही बात कहता हूं कि हुक्मरान समाज वह होता है जिस समाज पर अन्याय नहीं होता, हुक्मरान समाज वह होता है जिसके साथ अत्याचार नहीं होता, और हुक्मरान समाज वह होता है जिसकी बहन और बेटियों की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ नहीं होता है। मैंने हुक्मरान समाज बनते हुए देखा है और 3.5% लोगों को इस देश का हुक्मरान बनते हुए देखा है। उनके समाज पर अन्याय नहीं होता, अत्याचार नहीं होता, वो गरीब और मजबूर लाचार नहीं होते, उनकी बहन और बेटियों की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ नहीं होता। यदि आप हुक्मरान समाज बन जाओगे, इस देश का राजा बन जाओगे, तो जो आज आप मांगने की लाइन में खड़े हो, मांगने की लाइन में नहीं, आप देने लायक समाज बन जाओगे। आप जिससे अपना हिस्सा मांग रहे हो वो मांगने की लाइन में खड़ा होगा। आप लोगों को ऐसा करना होगा। ये जो बहुजन क्रांति मोर्चा है, बहुजन क्रांति मोर्चा की ताकत का अंदाजा हमारे लोगों को नहीं है, हमारे लोगों को नहीं है, लेकिन दुश्मनों को है, दुश्मनों को है। जो हमारे मुस्लिम भाइयों को ये लोग विदेशी कह रहे थे, आज वो खुद भारतीय होने के तमाम सबूत पेश कर रहे हैं। अगर बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से आप लोगों को बहुजन मुक्ति पार्टी का साथ और सहयोग करना होगा और 2022 में बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनानी होगी, और आप लोग ऐसा करेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपने हमें सुना। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद मैडम किरण चौधरी जी।